So we'll start with a quick revision of what we have seen in the last session. तो अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने प्रिज्म फॉर्मूला के आगे मतलब थिन प्रिज्म से स्टार्ट किया था. So we will just very quickly revise all the formulas that we have derived. So if you remember prism formula, do you remember what is prism formula? क्या है prism formula बताओ? Refractive index of prism mu equal to sine of a plus delta m by 2 upon sine of a by 2. This is prism formula. हमको देखना था what is the formula for thin prism. तो अगर आपको याद होगा thin prism is a prism जिसका angle is less than 10 degree. तो ऐसे प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं थिन प्रिज्म. तो प्रिज्म which have refracting angle less than 10 degree is known as thin prism. अगर a की वैल्यू less than 10 आता है तो डेल्टा m भी स्मॉल होता है, और अगर a और डेल्टा m दोनों ही स्मॉल है तो इन दिस केस ये पूरा का पूरा एंगल a प्लस डेल्टा m बाई 2, ये पूरा एंगल इज ऑल्सो स्मॉल, एंड फॉर स्मॉल एंगल sin of theta is equal to theta. So sin of a plus delta m by 2 is a plus delta m by 2. Similarly, sin of a by 2 is approximately equal to a by 2. Therefore, जो प्रिज्म फॉर्मूला था हमारे पास, जो प्रिज्म फॉर्मूला था mu equal to sin of a plus delta m by 2 upon a by 2, इसमें सीधा sin को हटा दो. So just remove sign here. So you will get a plus delta m by 2 upon a by 2. इसमें से भी 2 और 2 हो जाएगा कैंसल. तो 2 और 2 हो जाएगा कैंसल. Therefore mu into a equal to a plus delta m, and therefore delta m equal to mu a minus a. राइट. देयरफॉर यहां से a कॉमन निकाल लोगे, देयरफॉर डेल्टा m इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू a. लेकिन डेल्टा m इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन. डेल्टा m ये एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू है. मिनिमम मतलब उन सारों में से एक सिंगल वैल्यू है. तो डेल्टा m की जगह पर सिर्फ डेल्टा भी लिखा तो चलता है. तो डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू a. ये था पहला मेथड टू ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर अ थिन प्रिज्म. ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब स्पेसिफिकली बताया हो कि प्रिज्म इज थिन प्रिज्म, या फिर ऐसा बोला हो एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेट अस से 5 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री. 10 डिग्री से कम जब रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है. अदरवाइज कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन, वो भी कब यूज होगा? अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन. करेक्ट. तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के केस में 6-7 फॉर्मूलाज है. कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा दैट वी विल सी. बिफोर दैट ये एक मेथड था, दूसरा भी मेथड था. इफ यू रिमेम्बर, यही फॉर्मूला डिराइव करने का मेथड नंबर 2 था. एक प्रिज्म के दो सरफेस है, ए बी एंड ए सी. अभी आपको याद होना ही चाहिए, देयर आर 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. यू हैव 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, AB and AC. Okay, then ये A, ये B, and this is C. यहाँ पे μ1, यहाँ पे भी μ1 और यहाँ पे μ2. करेक्ट. देन यहाँ जो एंगल बनता है ए बी के बाहर, उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस E. तो ये सारे एंगल्स आपको पता होने चाहिए. ओनली देन यू कैन बेसिकली यूज दिस सेकेंड अप्रोच, सेकेंड मेथड. तो आई होप यू रिमेम्बर. ये एंगल क्या है? हाय. ये कौन था? ये कौन था? ये कौन है? E. तो एक बार हमने ए बी सरफेस पे क्या अप्लाई किया? स्नेल्स लॉ. व्हाट इज स्नेल्स लॉ? μ1 sin r इक्वल टू sin r1
अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है तो μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू, देन अगर एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है, इफ ए इज स्मॉल तो बाकी सारे एंगल स्मॉल हो जाते हैं। आई एंड R1, R1 R2 सबके सब क्या हो जाएंगे स्मॉल। आई R1 IE R1 and R2 are also small, तो यहाँ से आपको मिलेगा μ1 की वैल्यू 1, sin i की वैल्यू i, क्यों, क्योंकि i इज स्मॉल, फॉर स्मॉल एंगल sin i इक्वल टू i, μ2 की वैल्यू μ और R1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर, पक्का। देन सिमिलरली AC फेज पे हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था, तो μ1 sin e इक्वल टू μ2 sin R2, क्योंकि μ1 1 है और एंगल स्मॉल है तो sin e क्या आएगा e इक्वल टू μ2 क्या है R2, इक्वेशन नंबर। इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करेंगे ना, पक्का, यस, डिवाइड नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। I प्लस e इक्वल टू μ1 प्लस μ2, तो I प्लस e इक्वल टू म्यू कॉमन R1 प्लस, बट I प्लस e इज व्हाट, a प्लस डेल्टा, दिस इज इक्वल टू म्यू, व्हाट इज दिस, व्हाट इज R1 प्लस R2, a, प्रिज्म के सारे फॉर्मूला भूल गए, R1 प्लस R2 a, I प्लस e इक्वल टू a प्लस डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, तो कौन आउटसाइड ए, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो यही तो फॉर्मूला था, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो हमने थिन प्रिज्म का इक्वेशन दो अलग अलग मेथड से डिराइव किया। अब इसके बाद हमने देखा था डिस्पर्शन, वी विल गो अगेन बैक टू डिस्पर्शन, लेकिन उससे पहले प्रिज्म फॉर्मूला जब आप डिराइव करते हो तो बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं। जैसे पहला इंटरमीडिएट स्टेप, I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, दूसरा R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, करेक्ट। ये दो, ये जनरल फॉर्मूलाज है, ये आप चाहो उस प्रिज्म पे अप्लाई करो, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी प्रिज्म अंडर एनी कंडीशन, जरूरी नहीं है मिनिमम डेविएशन होना ही चाहिए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी प्रिज्म अंडर एनी कंडीशन। मैंने ऐसे एनी कंडीशन, तो आपको याद होगा मिनिमम डेविएशन में होता क्या है, ये जो रे है इसको नाम दिया था हमने, याद है क्या, QR, ये जो रिफ्रैक्टेड रे QR है, इट इज पैरेलल टू बेस BC, वो था अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन, वो था अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन, हमेशा ऐसा होगा ही, यू कैन नॉट से एक रे आया, इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स, तो ऐसा गया, ऐसा भी जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो सीधा जाएगा, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि हर बार रिफ्रैक्टेड रे बेस को पैरेलल होगा ही, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला अंडर एनी कंडीशन और टू एनी प्रिज्म एप्लीकेबल है, चाहे वो थिन प्रिज्म हो, चाहे वो थिन प्रिज्म नहीं हो, चाहे मिनिमम डिवीजन हो या फिर नहीं हो, तो ये जो फॉर्मूला यू कैन अप्लाई एनीवेयर, क्लियर। अब आप बात करते हो मिनिमम डेविएशन की, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या था, क्या था कंडीशन, याद है, एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा m refracted ray QR becomes parallel to the base BC and under this condition R1 is equal to R2 is equal to R, करेक्ट। और ये आ जाता है a/2, कैसे आया, ये R1 प्लस R2 कितना है a, व्हाट इज R1 R, व्हाट इज R2 R, तो 2R इक्वल टू a, तो R इक्वल टू a/2, तो R इक्वल टू a/2, तो R1 इक्वल टू a/2 एंड R2 इक्वल टू a/2। फिर उसके बाद
सिमिलरली आई और ई भी क्या आता है, इक्वल, आई और ई भी आता है इक्वल। तो आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, आई प्लस ई मतलब आई प्लस आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो 2i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, लेकिन डेल्टा कौन, डेल्टा एन, राइट, यहाँ तक क्लियर। तो व्हाट इज आई, ए प्लस डेल्टा एम बाय टू। तो आई इक्वल टू ई से आपको मिलेगा आई इक्वल टू ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय टू। अब ये दोनों यूज करने के बाद आपको मिलेगा प्रिज्म फॉर्मूला। वो क्या आता है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय टू अपॉन साइन ऑफ ए बाय टू। तो यहां से तो यहां तक, from this step until this step, it is for a thick prism, not thin prism, thick prism, but under minimum deviation. तो जब मिनिमम डेविएशन होगा तभी ही यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं हो सकता है, अंडर मिनिमम डेविएशन। यहाँ तक क्लियर। अब जो हमने आज रिवाइज किया, सिंपल डेल्टा इक्वल टू म्यू ए माइनस वन, बराबर ना, नहीं तो क्या करेक्ट है, ए इंटू म्यू माइनस वन। ये यूज होता है फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म बट अंडर मिनिमम डेविएशन। क्यों, क्योंकि ये डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन, ये आपने डिराइव करते अभी तो देखा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया था आपने, प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला कहाँ से आया, अंडर मिनिमम डेविएशन, तो वहां से ये यूज होता है। क्लियर। तो इज दिस क्लियर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, राइट। देन इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन। तो वी विल रिवाइज एंगुलर डिस्पर्शन एंड देन वी विल गो अहेड विथ, नहीं एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बाद वी विल गो अहेड विथ व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन। So we will start with dispersion of light. Dispersion of light. So the idea is very simple. Details हमने last lecture में देखे थे. It is just for revision क्योंकि angular dispersion is connected with dispersion of light. तो dispersion of light में क्या है, हमारे पास एक prism है. Now you must know, first of all तो पता होना चाहिए what is the meaning of white light. What is white light? Huh? It consists of 7 colors. So when white light, मैं स्टार्ट करता हूँ और भी बेसिक से। white light मतलब विबग्योर, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. हमको पता है wavelength, wavelength of violet is less than wavelength of red. रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड। पर हमको ये भी पता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू सी बाय वी, वेयर वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। यहाँ तक क्लियर। व्हाट इज वी, एन लैम्डा। व्हाट इज एन, फ्रीक्वेंसी। और आपको मैंने ये बताया था, ये लिंक छोड़ना मत क्योंकि एक भी स्टेप नहीं समझा तो गए काम से। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू दैट ऑफ मीडियम। तो ये आ जाएगा आपके पास c बाय v। व्हाट इज v, n लैम्डा। यहाँ तक क्लियर, करेक्ट। अब c कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, क्योंकि जब लाइट मीडियम चेंज करेगा, जब लाइट एयर से प्रिज्म में आएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, चेंज होता है वेवलेंथ। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। यहाँ तक क्लियर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग है, इसका मतलब प्रिज्म सेम होने के बाद भी, प्रिज्म का मटेरियल सेम होने के बाद भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिसाइड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है वो कौन डिसाइड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। करेक्ट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिसाइड करता है कि कौन सा लाइट का कितना बेंडिंग होगा। तो wavelength will decide refractive index will decide angle of refraction will decide how much amount of bending is there for each color. तो let us say मेरे पास व्हाइट लाइट था और ये व्हाइट लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल मतलब इंसिडेंट डायरेक्शन, मतलब प्रिज्म नहीं होता तो व्हाइट लाइट जाता स्ट्रेट। करेक्ट। अब होता ऐसा है because refractive index is different for each color will bend with different amounts inside. तो सबसे कम बेंडिंग किसी का होता है तो वो है रेड। तो रेड इज डेविएटेड विथ अ वेरी स्मॉल एंगल, और सबसे ज्यादा किसी का होता है तो वो है वॉयलेट। वॉयलेट का सबसे ज्यादा है बेंडिंग। करेक्ट। राइट। बाकी सारे कलर वॉयलेट और रेड के बीच में। और याद रखना येलो कलर इज चोजन। चोजन मतलब वो मीन नहीं है, हमने लिया उसको एज अ मीन। येलो कलर इज टेकन टू बी मीन कलर, इट इज नॉट एक्चुअली मीन, क्योंकि मीन मतलब एवरेज। आपको पता है वॉयलेट का 3000 होता है रफली रफली, और रेड का 7000। 3000 तो 7000, 10,000 बाई 2 5000। अभी वॉयलेट का किसी बुक में, क्योंकि शार्प बाउंड्रीज नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि वॉयलेट कलर का वेवलेंथ 3000 ही ऐसा नहीं बोल सकते, 3500 भी बोल सकते हो, 3500 भी ले सकते हो। शार्प बाउंड्री नहीं है ना कि 3000 होगा तो ही वॉयलेट होगा। वॉयलेट कलर 3000 से 3600 700 तक वॉयलेट ही दिखता है आपको। तो 3500 ले लो, 3500, और ये 7000 मतलब कितना, 10,500 डिवाइड बाई 2 मतलब 5250, 5250। करेक्ट। तो मोर और लेस वो कलर कौन सा आएगा? येलो। तो येलो इज टेकन टू बी मीन। अब हुआ क्या, क्योंकि वेवलेंथ अलग था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था, बेंडिंग भी अलग अलग हुआ। मतलब व्हाइट लाइट तो सिंगल बीम है, बट एमरजेंट इज 7 डिफरेंट कलर्स। तो ये जो सेपरेशन हुआ, किसका सेपरेशन हुआ? व्हाइट लाइट का। किसमें? 7 कलर्स में। ये 7 कलर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट। किसकी कॉन्स्टिट्यूएंट है ये? व्हाइट लाइट की। मतलब व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। So the separation or splitting of white light into 7 constituent colors when it passes through a prism is called as dispersion of light. Is that clear? Right? Red light का डेविएशन सबसे कम, वॉयलेट का सबसे ज्यादा, बाकी सारे कलर्स का इन बिटवीन। तो अगर आपको डिस्पर्शन तक याद था, now we can start with something called as angular dispersion. अब ये angular dispersion हमको क्यों चाहिए? For example हमारे पास दो प्रिज्म है, दोनों के एंगल्स अलग अलग है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म अलग है। तो will this both the prism, दोनों प्रिज्म रेड और वॉयलेट कलर को या येलो कलर को या सब कलर को इक्वल अमाउंट से बेंड करेंगे क्या? नहीं बोल सकते, मे बी मे नॉट बी। आप बोलोगे ऐसा कैसा, एंगल अलग तो फिर डिस्पर्शन भी अलग। बट वेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग हो सकता है। मटेरियल चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि ग्लास में भी अलग अलग टाइप का मेटल होता है। एक को बोलते हैं क्राउन, एक को बोलते हैं फ्लिंट। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, एक का होता है 1.7 के आसपास। तो एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज करना ये एक चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रिज्म लिया जिसका एंगल कम है, देन यू विल से क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज हुआ तो लाइट का बेंडिंग भी अलग अलग हो सकता है। ये हो सकता है, दोनों प्रिज्म है, दोनों डिस्पर्शन करेंगे, दोनों में व्हाइट लाइट जाएगा और बाहर 5 6 7 कलर आएंगे। राइट। दोनों में पहला कलर दिखेगा वॉयलेट और बाद में लास्ट में दिखेगा रेड, मतलब एक्सट्रीम कलर कौन है? वॉयलेट एंड रेड। क्लियर? सिर्फ इतना है कि हो सकता है पहले प्रिज्म ने ज्यादा अमाउंट से डेविएट कर दिया, दूसरे प्रिज्म ने कम अमाउंट से किया। हो सकता है दोनों ने सेम किया। कैसे? अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज कर रहा हूं तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज कर सकता हूं।
हो सकता है इसका 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका 30 डिग्री 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। तो दो प्रिज्म का डिस्पर्शन करने का एबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन भी करेंगे हम इसको। अब ऐसा है, लुक, सबसे कम डेविएशन किसी का हुआ तो वो है रेड। और आपको याद होगा एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या? एंगल ऑफ डेविएशन मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट डायरेक्शन एंड एमर्जेंट डायरेक्शन। तो मैं ये रेड लाइट को मैं एक्सटेंड करता हूँ, लेट अस एक्सटेंड दिस इन रिवर्स ऑर्डर। इसको बैक ट्रेस कर लेते हैं, ये बैक ट्रेसिंग हो गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन, आप चाहे ये एंगल ऑफ डेविएशन दिखाओ, या फिर यहाँ पे ऐसा दिखाओ, या फिर यहाँ पे ऐसा दिखाओ, ये सारा सेम ही है। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर। तो कुछ बुक्स में डायग्राम में यहाँ पे डेल्टा आर लिखा होगा प्रिज्म के अंदर, कहीं बुक्स में बाहर लिखा होगा, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, ये सब क्या है, सेम है, राइट? तो डू नॉट गेट कंफ्यूज एट ऑल, तो एक ही बात है। तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर। सिमिलरली you have angle of deviation of violet color, और हमको दिख रहा है दोनों का एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू सेम नहीं है। तो इन दोनों वैल्यूज में जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्पर्शन। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो बताओ मुझे, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? हाँ, सुन रहा हूं मैं। I'm listening. What is angular dispersion? The difference between angle of deviation of extreme colors, which are extreme colors, red and violet, is called as angular dispersion. यहाँ तक क्लियर? तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? सबसे पहले तो यू हैव टू एक्सप्लेन पॉइंट बाय पॉइंट। हुआ क्या? When a white light मतलब polychromatic light enters into prism, the emergent क्या है? emergent कितने कलर है? 7 डिफरेंट कलर। तो स्टार्ट यहाँ से करना। नोट में भी कुछ लिखा होगा मैंने। As we know, if a polychromatic beam is incident on a prism, the emergent beam consists of 7 different colors. तो स्टार्ट वहां से करना है, राइट? तो we know that when white light is incident किस पे इंसिडेंट हुआ? प्रिज्म पे। is incident on a prism, और व्हाइट लाइट मतलब सिंगल बीम होता है, सिर्फ एक ही रे है, that's it. It is composed of 7 different colors. So when white light is incident on a prism, then the emergent ray नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक रे नहीं है, 7 है। तो emergent beam consists of 7 different colors. एक्चुअली ये सही नहीं है बोलना, क्योंकि हमेशा 7 कलर्स आपको दिखेंगे ही, ऐसा नहीं बोल सकते हम। मे बी 5, मे बी 4, मे बी 6, राइट? इट डिपेंड्स फ्रॉम प्रिज्म टू प्रिज्म, पर ठीक है, एनीवेज। तो व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, emergent beam में कितने कलर है? 7। The difference between angle of deviation between extreme colors is defined as angular dispersion. तो पहले angular dispersion define करो। Angular dispersion is defined as the difference between किसका डिफरेंस है? डिफरेंस between angle of deviation
क्योंकि आई हैव सीन लिखते टाइम ऐसा लिखते हैं एंगुलर डिस्पर्शन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर डिस्पर्शन एंगल ऑफ डेविएशन angle of deviation of extreme colors और फिर ब्रैकेट में मेंशन कर ही दो कौन से है रेड एंड वॉयलेट अभी रेड एंड वॉयलेट या वॉयलेट एंड रेड एक ही बात है तो रेड एंड वॉयलेट so angular dispersion is defined as the difference between angle of deviations of extreme colors denote करते टाइम symbolically denote करते टाइम what you do is आप इसको नोट करते हो स्मॉल डेल्टा अगर स्मॉल डेल्टा लिखते हो तो डेल्टा वी आर लिखो राइट डेल्टा वी आर लिखो डेल्टा वी आर क्यों लिखा ज्यादा डेविएशन किसका है वॉयलेट का तो किस में से किसको माइनस करोगे वॉयलेट से रेड को माइनस करोगे या फिर नोट करते आप लिखो डेल्टा कैपिटल डेल्टा जब आप कैपिटल डेल्टा लिखते हो तो यहाँ पे वी आर नहीं लिखते दिस इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बट इफ यू रिमेंबर ये जो डेल्टा है इट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए देयरफॉर डेल्टा वी विल बी ए वी मत लिख देना प्रिज्म सेम है एक ही प्रिज्म है नहीं तो अगर आपने गलती से लिख दिया ए वी मतलब आप ऐसा बता रहे हो कि प्रिज्म ही अलग अलग है तो प्रिज्म अलग अलग है तो डिस्पर्शन कहाँ से हुआ वो रेड लाइट एक प्रिज्म से बाहर निकलेगा वॉयलेट दूसरे से निकलेगा तो कौन सा डिस्पर्शन नथिंग राइट then delta r what is delta r a mu r minus 1 ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में therefore from equation number 1 and 2 from equation number 1 and 2 what you will get is क्या मिलेगा बताओ what you will get from equation number 1 and 2 अरे सिंपल डेल्टा इक्वल टू क्या what is delta v minus what is delta v a mu v minus 1 minus a mu r minus 1 यहाँ तक क्लियर yes is this clear तो इफ दिस इज क्लियर क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से ए आया कॉमन क्या बचा यहाँ पे म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1 जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1 क्लियर क्या कैंसिल हुआ -1 + 1 तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या मिलेगा ए म्यू वी माइनस म्यू आर ये बन गया आपके पास एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला तो कौन सा इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 3 गिव्स एंगुलर डिस्पर्शन इक्वेशन 3 is the formula for angular dispersion यहाँ तक क्लियर सिंपल था राइट तो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा क्या है a इंटू म्यू माइनस 1 तो डेल्टा v क्या है a इंटू म्यू वी माइनस 1 डेल्टा r क्या है a इंटू तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्या है क्या आया था वो a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर करेक्ट नाउ लेट अस डिफाइन डेविएशन ऑफ मीन कलर क्योंकि हमको और एक पैरामीटर डिफाइन करना है और याद रखना ये सारे पैरामीटर हम डिफाइन क्यों कर रहे हैं ओनली टू कंपेयर टू प्रिज्म दो प्रिज्म हमारे पास है दोनों का डिस्पर्सिव पावर क्या है डिस्पर्सिव पावर मतलब व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रिज्म टू डिस्पर्स लाइट कौन सा लाइट व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स दो प्रिज्म तीन प्रिज्म चार प्रिज्म उसका व्हाइट लाइट को स्प्लिट करने का एबिलिटी कितना उसको क्या बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर तो डिस्पर्सिव पावर डिफाइन करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज डेविएशन ऑफ मीन कलर तो डेविएशन ऑफ मीन कलर्स
अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीन कलर हम कौन सा लेते हैं, येलो। कौन सा? येलो। सो येलो इज टेकन टू बी, इज टेकन, टेकन मतलब ये मीन आता नहीं है, ये हम लेते हैं। इज टेकन टू बी मीन कलर। therefore angle of deviation of mean color is क्या आएगा? डेल्टा। किसका डेल्टा? y, क्योंकि मीन कलर कौन सा लिया है? येलो। ध्यान सिर्फ यहाँ चाहिए, सिर्फ यहाँ पे। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डेल्टा? a म्यू y माइनस 1। ये आ गया आपके पास डेविएशन ऑफ मीन कलर। यहाँ तक क्लियर? तो एंगुलर डिस्पर्शन क्लियर, मीन डेविएशन यस। इन दोनों का रेशियो को बोलते हो डिस्पर्सिव पावर। So let us now define what is dispersive power. Dispersive power of prism. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया डिस्पर्सिव पावर मतलब क्या? It is the ability of a prism to split white light into constituent colors, या फिर the ability of a prism to disperse light into constituent colors, या फिर it is the ability of a prism to separate constituent colors from white light. So the ability of a prism to separate मतलब disperse white light into constituent colors is known as dispersive power. ये हो गया इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन। लेकिन अगर मुझे दो प्रिज्म को कंपेयर करना है तो मैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन के भरोसे नहीं रह सकता ना। मैं नहीं बोल सकता हाँ इस प्रिज्म का एबिलिटी ज्यादा है, देखो व्हाइट लाइट गया 7 कलर निकले, देखो व्हाइट लाइट गया 4 ही कलर निकले। राइट, वी नीड अ नंबर, क्योंकि कंपैरिजन फिजिक्स में जब होता है तो इट इज विद द हेल्प ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क समवन ऑफ यू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ योर हाउस, कोई बोलेगा 3 किलोमीटर, कोई बोलेगा 10 किलोमीटर। तो कंपैरिजन इन फिजिक्स इज नॉर्मली डन विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, और नंबर्स हमको मिलते हैं फॉर्मूला से। तो व्हाट वी नीड हियर इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन था, अब हमको मैथमेटिकल बनाना है। सिंपल, एंगुलर डिस्पर्शन को मीन डेविएशन से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट अ रेशियो। किसका रेशियो? द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू दैट ऑफ मीन डेविएशन। दिस इज नथिंग बट dispersive power. So mathematically, और फिजिक्स इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, वो आपका मिसकॉन्सेप्शन है डिफिकल्ट। इट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि आप इक्वेशन और ग्राफ से भी समझ सकते हो कि क्या हो रहा है सिस्टम में। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक जाके बताता हूँ, जस्ट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पोजिशन टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूँ और मैं ऐसा दिखा देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि टाइम कुछ भी हो, पोजीशन क्या है? सेम है। अब अगर मैं इसको ऐसा दिखाता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे आई राइट डाउन, what does that mean? Of course, you are at rest from 7:25 to 8:40 and you are in physics class. इससे पहले इसके बाद मुझे नहीं पता, आई एम द ऑब्जर्वर, आई डोंट नो इससे पहले आपका सिचुएशन क्या था। तो मे बी सम पीपल, ऑलमोस्ट सबका ही होगा,
हो सकता है आप लोग सो रहे थे, नहीं सो रहे थे तो किसी और क्लास में होंगे, क्लास छूटा, सीधा यहाँ पे आ गए और फिर यहाँ पे रेस्ट पे हो। तो एनीवेज, तो आइडिया हियर इज कि फिजिक्स में आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैथमेटिकली भी या फिर ग्राफिकली भी आपको दिखाना पड़ेगा। सो मैथमेटिकली डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज dispersive power is defined as the ratio, किसका ratio, as the ratio of angular dispersion to that of mean deviation या deviation of mean color भी बोल सकते हो। It is denoted by omega. It is denoted by, तो नोटेशन भी याद रखना, एंगुलर मोशन में, यहाँ मोशन नहीं है, हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, मोशन है क्या यहाँ पे, लेकिन मोशन में ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड होता है। एंगुलर स्पीड मतलब जैसे लीनियर स्पीड का डिनोट कैसे करते हो, वी से। उसका मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, हाउ मेनी मीटर्स इन 1 सेकंड। एक सेकंड में 2 मीटर तो 2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 4 मीटर तो 4 मीटर पर सेकंड। ओमेगा का मतलब होता है वहां पे मोशन में हाउ मच एंगल इज कवर्ड पर यूनिट टाइम, हर एक सेकंड में कितना रेडियन आपने कवर किया। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ओमेगा देयर। यहाँ पे ओमेगा मतलब कौन है, डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, इसका आपने डेफिनेशन बता दिया, रेशो है, किसका रेशो है, एंगुलर डिस्पर्शन का टू दैट ऑफ मीन डेविएशन। लेकिन ये खुद कौन है ये, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा आर। अब यहाँ डेविएशन ऑफ मीन कलर में आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, वाई, क्योंकि जब आप डेविएशन ऑफ मीन कलर बोल रहे हो तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, येलो इज टेकन टू बी मीन। किसका मीन, एक्सट्रीम्स का मीन, किसका मीन, एक्सट्रीम्स का मीन। एक्सट्रीम कौन कौन था, रेड एंड वायलेट। तो अब आप एक काम और कर सकते हो, क्योंकि रेड एंड वायलेट आर एक्सट्रीम, सिंस रेड एंड वायलेट आर एक्सट्रीम कलर्स, therefore delta y will be delta v plus delta r by 2। क्योंकि दो वैल्यूज का मीन कैसे निकालते हो, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। रेड कौन है, एक्सट्रीम, वायलेट कौन है, एक्सट्रीम। अगर मैंने आपको दो नंबर दे दिए, लेट अस से 3 और 5, उसका मीन क्या आएगा, कैसे आया, 3 + 5 by 2। मैंने बोला रेड एक्सट्रीम है, वायलेट एक्सट्रीम है, किसकी बात चल रही है, एंगल ऑफ डेविएशन की। तो डेल्टा वाई कौन है, मीन है। तो मीन कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। तो ये एक फॉर्मूला है। अब ये क्यों चाहिए था, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू मेक फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर, नीचे क्या आ गया, डेल्टा वाई। तो देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर एंड डेल्टा वाई इज डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, दिस इज वन फॉर्मूला। शायद दिया होगा नोट्स में मैंने, आई डोंट रिमेंबर इफ आई हैव गिवन इट और नॉट, पर ठीक है, पता होना चाहिए, नहीं भी दिया तो पता होना चाहिए आपको ये। पर डेल्टा वाई तो लिखा ही है, डेल्टा वाई मैंने लिखा है, क्या लिखा है, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। हाँ, तो सिर्फ डेल्टा वाई की सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू यहाँ पे। तो ये एक फॉर्मूला आ गया किसका, डिस्पर्सिव पावर का, ये एक फॉर्मूला है। और भी बन सकता है, कैसे बनेगा, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर डिस्पर्शन, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन, ए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन डेल्टा वाई। व्हाट इज डेल्टा वाई, ए म्यू वाई -1, ए और ए कैंसल।
तो ओमेगा क्या आ जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, राइट। तो याद रखना, बट ऑल्सो यू शुड नो डेल्टा था ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, करेक्ट, एंड डेल्टा वाई था ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, मिल गया डिस्पर्सिव पावर का और एक फॉर्मूला, म्यू आर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। यहाँ तक क्लियर, पक्का, गुड। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा आज, पहले वो एक बार रिवाइज करेंगे। तो हमने आज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी सॉ वाज एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन डिनोटेड बाय डेल्टा वी आर और कैपिटल डेल्टा, एंड इट इज द डिफरेंस ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। बट डेल्टा ये है ए म्यू माइनस 1, तो डेल्टा वी इज ए म्यू वी माइनस 1, डेल्टा आर इज ए म्यू आर माइनस 1। therefore डेल्टा कैपिटल डेल्टा एंगुलर डिस्पर्शन इज डेल्टा वी, मतलब ए म्यू वी माइनस 1 माइनस ए म्यू आर माइनस 1। ए कॉमन निकाल के सॉल्व कर लोगे तो मिलेगा ए म्यू वी माइनस म्यू आर, ये आ गया एंगुलर डिस्पर्शन। फिर आपने डिफाइन किया डेविएशन ऑफ मीन कलर, मीन डेविएशन डेल्टा वाई। इसको भी डिफाइन करते हैं, दो तरीके हैं, एक है ए म्यू वाई माइनस 1, दूसरा है डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। इसके बाद हमने डिफाइन किया एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। तो क्या डिफाइन किया हमने, डिस्पर्सिव पावर, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रिज्म टू डिस्पर्स व्हाइट लाइट इनटू constituent colors. It is delta upon डेल्टा वाई। ये डेल्टा है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। इसके बाद अब दो तरीके हैं, एक तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर पता ही है, ये लिखा है यहाँ पे आपने, क्या है ये, ए म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए म्यू वाई माइनस 1 ए कैंसल, तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। दूसरा ये था दैट यू शुड नो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर एज इट इज, डेल्टा वाई इज डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। यहाँ तक क्लियर। तो नाउ वी कैन गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एबरेशंस। कुछ रह नहीं गया ना, एबरेशन ही शायद, राइट। अब यहाँ पे है डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेज। एक्चुअली डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेज ये गलत टाइटल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिफेक्ट्स इन द इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज। लेकिन ठीक है, अभी जो टाइटल दिया है वो दिया है, तो आगे लिखा भी है एबरेशंस ऑफ ऑप्टिकल इमेजेस। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स, राइट, या फिर एबरेशंस। I use titles as per your textbook, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेज या फिर एबरेशंस प्रोड्यूस इन इमेजेस, या फिर जो भी लिखा है एबरेशंस ऑफ ऑप्टिकल इमेजेस। अभी ऑप्टिकल इमेजेस क्यों बोला है, तो डिफेक्ट्स या फिर एबरेशंस ऑफ ऑप्टिकल इमेजेस। ऑप्टिकल, यू मस्ट रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें गामा रे भी होता है, उसमें एक्स रे होता है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट होता है, उसके बाद विजिबल होता है, उसके बाद इंफ्रारेड होता है, उसके बाद माइक्रोवेव होता है, फिर होता है रेडियो वेव, करेक्ट। हाँ, ऑल गुड। हर एक रीजन का प्रोडक्शन मेथड अलग है, हर एक रीजन का यूज अलग है।
वो हम देखेंगे जब हम, एक चैप्टर है आपको टेलीकम्युनिकेशन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, वो तब देखेंगे। राइट, द आइडिया हियर इज ऑप्टिकल किसको बोलोगे? विजिबल को। जितना हम ह्यूमन देख सकते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिकल, मतलब 3000 से 7000 वॉयलेट से रेड तक। इसलिए तो चश्मे बनाने जाते हैं तो उसको ऑप्टिशियन बोलते हैं। तो ऑप्टिकल ये वर्ड कहीं पे भी आया मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट विजिबल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 3000 एंड 7000। तो ये ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो ऑप्टिकल इमेजेस का एबरेशन, ऑप्टिकल क्यों? क्योंकि इमेज हम देखेंगे ना, वी कैन सी, दैट इज वाई ऑप्टिकल इमेजेस। करेक्ट। देन अब ये एबरेशन मतलब बेसिकली क्या है, थोड़ा सा हम वी विल गो बैक टू एबरेशंस बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो कॉन्सेप्ट क्या था स्फेरिकल मिरर का? कॉन्सेप्ट ये था, आइडियली क्या होना चाहिए, हमने जो इमेज फॉर्मेशन सीखा था मिरर के केस में, मिरर मतलब रिफ्लेक्शन, लेंस मतलब रिफ्रैक्शन। तो इट वाज बेस्ड ऑन 3 assumptions। पहला assumption था ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर फॉर्म्ड वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 2 था the rays coming from object are confined to a cone of very small angle। तीसरा assumption ये था all the parallel rays are considered to be para-axial, मतलब खुद को भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस को भी पैरेलल है। और ये सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज प्रिंटेड होने चाहिए दिमाग के अंदर, रिवीजन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको। यू नो इसका मतलब आपको समझा है, सोचना पड़ेगा, नोट्स देखना पड़ेगा, इसका मतलब समझा ही नहीं है। तो ये याद रखना, ये जो 3 कंडीशन थे, हमने जो इमेज फॉर्मेशन स्टडी किया था इट वाज अंडर दिस वी कंडीशन। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे ही ऐसा बोल नहीं सकते। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एंड बाय द वे रिमेंबर, और एक चीज है जो वहां पे मेंशन नहीं होता है, वी स्टडी इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स ऑफ वेरी स्मॉल एपर्चर। तो ये चौथा कंडीशन भी होता है उसमें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मिरर का एपर्चर बड़ा है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इमेज आइडियली वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा है, ये भी कंडीशन था। राइट, या ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर फॉर्म वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा होगा ही नहीं बोल सकते। हो सकता है ऑब्जेक्ट इज फार अवे। इफ ऑब्जेक्ट इज फार अवे, इमेज ऑल्सो फार अवे। फिर the rays coming from an object are confined to a cone of very small angle। अब ऐसा भी होगा ही आप बोल नहीं सकते। तो वेरी स्मॉल एंगल में सारे रेस कन्फाइंड है ऐसा नहीं बोल सकते। मे बी दे आर मेकिंग अ लार्ज एंगल कोन। लास्टली, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ऑल द रेज आर पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल मतलब पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी ट्रू नहीं है। ये ट्रू कब है? एक तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए इंफिनिटी में, दूसरा ऑब्जेक्ट आपने रखा ऐसा है कि द रेज बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मे नॉट बी, दिस मे नॉट बी द केस। हो सकता है दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा भी हो सकता है दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एज वेल, एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। वो कब होगा? जब ऑब्जेक्ट आपने फाइनाइट डिस्टेंस में रखा। अभी तो दिखाया मैंने, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, कहाँ पे रेस पैरेलल है क्या पैरेलल? दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से आए थे डिफेक्ट्स मिरर के केस में। और ऊपर से एपर्चर बड़ा होने की वजह से आइडियली क्या है, हम कंसिडर करते हैं सिंगल पॉइंट फोकस। कौन सा फोकस? सिंगल पॉइंट फोकस। सिंगल पॉइंट फोकस मतलब F इक्वल टू R/2, मतलब एक ही पॉइंट बनेगा जहां पे सारे रेस आके कॉन्वर्ज होंगे। कैसे? देखो, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे रे आया, रे आके रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे कॉन्वर्ज हुआ? सिंगल पॉइंट पे कॉन्वर्ज हुआ। इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट फोकस। करेक्ट। ये ट्रू कब है? जब आपके पास मिरर था स्मॉल एपर्चर का।
बट होता क्या है, व्हेन यू हैव मिरर ऑफ लार्ज एपर्चर, तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, दोज रेज कॉन्वर्ज एट अ फार अवे पॉइंट, दोज रेज कॉन्वर्ज एट अ फार अवे पॉइंट। तो याद रखना यहाँ पे होगा ऐसा कि कॉन्वर्जेंस तो है, सिंगल पॉइंट पे है, लेकिन फार अवे पॉइंट पे है। इसको अगर आपको याद होगा, हमने नाम दिया था एफ पी, याद है क्या? सिंगल पॉइंट फोकस। क्या बोलता है इसको? एफ पी, सिंगल पॉइंट फोकस। फिर मल्टीपल पॉइंट फोकस था, जो रेज, ध्यान यहाँ पे, यहाँ यहाँ हियर हियर हियर, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है लेकिन दूर है, दे कॉन्वर्ज टू अ पॉइंट विच इज नियर टू द पोल। जितने रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएंगे, उतना ही उसका पॉइंट ऑफ कॉन्वर्जेंस ये पोल की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। इसको हमने नाम दिया था एफ एम, राइट, मल्टीपल पॉइंट फोकस। तो आइडियली होना क्या चाहिए था? आइडियली होना ये चाहिए था कि इमेज बनना चाहिए था एक सिंगल पॉइंट में, और जब सिंगल पॉइंट में इमेज बनता है तो इमेज फॉर्म इज वेरी शार्प, वेरी क्लियर, वेरी ब्राइट। अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो इमेज इज फॉर्म between FP and FM, and the image so obtained in the form of circle, faint, diffuse, not very clear, correct? And the distance between FP and FM was called as longitudinal spherical aberration. ये सारा रिपीट क्यों किया मैंने? ये रिपीट करने का रीजन था कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ मिरर, defects in images are produced due to spherical shape of the mirror, इसलिए इसको क्या बोलते हो? spherical aberration। और दैट टाइम मैंने मेंशन किया था कि बाकी टाइप के भी एबरेशन होते हैं, जिसको आप बोलते हो क्रोमैटिक। तो क्रोमैटिक एबरेशन मिरर में नहीं हो सकता, वो होता है लेंस में। आइडिया सेम है, द आइडिया इज द सेम, एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं हो रहा है, वहां पे भी वही दिक्कत है, सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं हो रहा है, सिर्फ उस केस में नाम बदल गया। इसमें क्या बोला था? स्फेरिकल एबरेशन, उसमें बोलेंगे क्रोमैटिक एबरेशन। तो अभी क्रोमैटिक एबरेशन हुआ क्यों, पहले वो समझ लेंगे। आज का काम हमारा पूरा डिटेल समझना है, बाकी थ्योरी एंड डेरिवेशन वी विल सी, डेरिवेशन टुडे वी विल सी सम स्टेप्स, एंड रिमेनिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। पर ध्यान दो, सी दिक्कत ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट लेंस, और अगर लेंस थिक है, ध्यान दो, जागते रहो, जागना पड़ेगा, मैं सोने दूंगा नहीं क्लास में, ध्यान दो यहाँ पे। आई होप जिसको बोल रहा हूँ अंडरस्टैंड। तो नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, और दोनों टाइप के लेंस का प्रॉब्लम है, मैं फिलहाल एक टाइप का लेंस बता रहा हूँ। इसको कौन सा नाम है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्स करता है कि डाइवर्स करता है? हाँ, हाँ, कॉन्वर्स। नाम चेंज है, हाँ। कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जेस एंड कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जेस। तो कॉनकेव मिरर को बोलते हो, क्या बोलते हो? कॉन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सिस्टम। और कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हो कॉन्वर्जिंग रिफ्रैक्टिंग सिस्टम। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग, कॉन्वर्जिंग कॉनकेव मिरर, कॉन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट। अभी नाम, थोड़ा सा नाम भी धीरे धीरे सीखते जाओ, क्योंकि जेई नीट में ज्यादा लगेगा, स्टेट बोर्ड के लिए इतना लगता नहीं है। अब इसमें भी दो टाइप के लेंस होते हैं, दोनों सरफेस का, क्योंकि दो सरफेस है ना, दोनों सरफेस का अगर रेडियस सेम नहीं हुआ तो इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? बाय, क्योंकि दो कॉन्वेक्स है, एक ये कॉन्वेक्स है, एक वो कॉन्वेक्स है, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर दोनों सरफेस का रेडियस सेम हुआ तो इसी बाय कॉन्वेक्स को बोलते हो इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी मतलब इक्वल, और दोनों साइड इक्वली कॉन्वेक्स है, तो दोनों का रेडियस क्या है? तो R1 इक्वल टू R2 क्या है? R। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। सिर्फ इतना प्रॉब्लम रहेगा कि ये सरफेस नंबर 1 था, इसका सेंटर आएगा राइट में, तो R1 विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव एंड R2 विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। गुड, वो बाद में आएगा सब, अभी फिलहाल नहीं। अभी फिलहाल हमको जितना जरूरत है उतना देखेंगे। अब द आइडिया हियर इज, जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा लेंस बड़ा चाहिए, तो जस्ट अ मिनट, ठीक है, हो गया, फाइन।
तो अब दिक्कत क्या थी वो समझ लो, एबरेशन हुआ क्यों। लेट अस ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द केस ऑफ मिरर। देखो ऐसा है, इन केस ऑफ मिरर लाइट ने कभी मीडियम चेंज किया ही नहीं, किया क्या, रिफ्लेक्शन तो सेम मीडियम में होता है ना, एयर से आया एयर में गया। लेकिन इन केस ऑफ लेंस यू आर स्टडिंग रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन मतलब द लाइट इज चेंजिंग मीडियम। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था एट इंफिनिटी, वहां से रे आया, पैरेलल रे है, पैरेलल भी है और पैरा एक्सियल भी है, इमेजिन। फिर भी एरर आएगा, फिर भी एबरेशन आएगा। अब हुआ क्या, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केसेस, अभी अभी आपने देखा मटेरियल भले ही सेम हो, प्रिज्म का केस, लेंस का केस, मटेरियल भले ही सेम है, ग्लास तो ग्लास ही है, लेकिन बिकॉज व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ, हर एक वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट। तो फॉर ईच wavelength refractive index is different, which means angle of refraction will also be different, बराबर, करेक्ट, राइट। देन होगा ये अलग अलग कलर का डेविएशन होगा, अलग अलग, राइट, फ्रॉम द सेम लॉजिक। याद है, डू यू रिमेम्बर स्नेल्स लॉ, यस नो यस, पक्का। तो अब मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक रफ डायग्राम है, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं, इट इज जस्ट अ रफ डायग्राम। तो देन अलग अलग कलर का, अलग अलग कलर का, अलग अलग वेवलेंथ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है अलग, मतलब वायलेट के लिए अलग, रेड के लिए अलग। तो सबसे कम बेंडिंग किस कलर का था, रेड का। एंड देन व्हेन लाइट गोज आउट फ्रॉम दिस लेंस, मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम टू, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो सबसे कम बेंडिंग किसका है, रेड का। तो सबसे कम बेंडिंग रेड का है, इसका मतलब रेड डेविएट तो होगा लेकिन उसका डेविएशन बहुत कम होगा, मतलब रेड कलर का फोकस बहुत दूर जाके होगा, क्योंकि इसका बेंडिंग क्या है, कम है, बराबर, राइट। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका है, वॉयलेट का। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वॉयलेट का। तो यहाँ पे वॉयलेट का फोकस सबसे पास में होगा, तो ये है फोकल पॉइंट ऑफ वॉयलेट कलर, और यहाँ पे आ गया फोकल पॉइंट ऑफ रेड कलर। क्लियर। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था, ये थिक लेंस है, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि सारे के सारे कलर एक ही पॉइंट पे जाके फोकस करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट आपने मिरर के केस में सीखा था, सिंगल पॉइंट फोकस, यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन क्या था, सिंगल पॉइंट फोकस, राइट। वहां पे सिंगल पॉइंट फोकस हुआ था क्या, नहीं। क्यों नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप ऑफ मिरर। यहाँ पे सिंगल पॉइंट फोकस हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे इट इज नॉट बिकॉज ऑफ शेप, इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब एक चीज याद रखना, कलर को फिजिक्स में नाम है क्रोमा, क्या बोलते हैं, क्रोमा। तो मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ, पॉलीक्रोमैटिक मतलब मेनी वेवलेंथ, करेक्ट। तो ये जो एबरेशन आया, क्योंकि एक पॉइंट में इमेज बनना चाहिए था, बराबर, एक पॉइंट में इमेज बनना चाहिए था, लेकिन इमेज बना कहाँ पे, मल्टीपल पॉइंट्स पे। मैंने तो सिर्फ अभी 2 ही कलर दिखाए, 2 क्यों दिखाए, क्योंकि हमको इस केस में, लेंस के केस में सिर्फ डिफेक्ट की बात नहीं करनी है, उसका सॉल्यूशन भी निकालना है कि इसको करेक्ट कैसे करेंगे, राइट। अभी करेक्ट करने का है तो 7 कलर्स को करेक्ट करना पड़ेगा आपको, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 को करेक्ट करने गए, एक में करेक्शन लाया तो दूसरे में गड़बड़ हो जाएगी, दूसरे में लाया तो तीसरे में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम करेक्ट किसको करते हैं, सिर्फ एक्सट्रीम कलर को करेक्ट करना। मतलब क्या, देखो करेक्ट करने का मतलब ये होता है, समझ लो अच्छे से, द मीनिंग ऑफ करेक्टिंग, द मीनिंग ऑफ करेक्टिंग इज, इन दिस केस,
करेक्शन का मीनिंग ऐसा है, बाय यूजिंग सम मेथड। अब यू एग्जैक्टली क्या वो मैं बाद में बताऊंगा, वो सीखेंगे हम। मीनिंग ऑफ करेक्शन ईयर इज कि हम लेंस के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? एक से ज्यादा लेंस यूज करना है, एक से ज्यादा लेंस यूज करना है, तो दो यूज कर सकते हो। अब करेक्शन मतलब क्या? पहले तो बताओ डिफेक्ट क्या था, क्या गड़बड़ थी इधर? मल्टीपल फोकस, मतलब रेड का फोकस अलग पॉइंट पे हो रहा है, वॉयलेट का अलग हो रहा है। तो करेक्ट करने का मतलब ये है कि वी विल बेसिकली ब्रिंग ऑल द कलर्स टू द सेम फोकस। तो करेक्ट करना मतलब लेंस के कॉम्बिनेशन से दो लेंस को ज्वाइन करके रखना, और ये जो कलर्स है, सारे के सारे कलर्स, इनका फोकस कहाँ लाना है? सेम पॉइंट पे। इसको बोलते हैं करेक्शन। राइट? क्लियर? यहाँ तक पक्का? तो बेसिक आइडिया क्लियर है। यहाँ पे डिफेक्ट क्यों आया? बिकॉज ऑफ मेनी कलर्स। तो इस केस में एबरेशन को स्पेरिकल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रोमैटिक एबरेशन। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिक एबरेशन। और ये जो एबरेशन है, जो डिफेक्ट है, इसको करेक्ट करने के लिए जो लेंस का कॉम्बिनेशन होगा, उसको बोलेंगे अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। मतलब क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन को हटाना, तो क्या बोलेंगे उसको? अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। द आइडिया हियर इज डिस्पर्शन। द होल पॉइंट इज कि मैंने डिस्पर्शन आज रिवाइज क्यों करवाया? इसलिए करवाया क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। डिस्पर्शन एग्जैक्टली होता किसमें है? प्रिज्म में। और हम यहाँ पे एबरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं थ्रू लेंस। ऐसा कैसा चलेगा? चलता है क्या ऐसा? वो प्रिज्म है, ये लेंस है। बट इफ यू इमेजिन, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे, तो व्हाट यू विल सी कि लेंस इटसेल्फ कैन बी ट्रीटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। हमारे पास दो अलग अलग कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, क्योंकि फिर लिखते वक्त कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये है एक लेंस, करेक्ट? मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ कि ये एक लेंस बना हुआ है दो प्रिज्म से ज्वाइंट बेस टू बेस। कैसे? लुक, अप्रोक्सीमेटली लुक, ये ऊपर का एक प्रिज्म बन गया और नीचे का भी एक प्रिज्म बन गया। तो a lens can be treated as a combination of two prisms। और अगर कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैन बी ट्रीटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म ज्वाइन बेस टू बेस। बेस टू बेस, देखो, ये एक प्रिज्म है, इसका बेस कौन है? ये लाइन। नीचे का एक प्रिज्म है, उसका बेस भी कौन है? एक लाइन। तो कॉमन कौन है? बेस। राइट? तो ये चीज याद रखना। अब सिंगल लेंस, कितने लेंस? सिंगल लेंस कैन बी ट्रीटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। और हमको जो करेक्शंस करने थे, जहां पे हम प्रिज्म का कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? लेंस के कॉम्बिनेशन। मतलब उसमें क्या होगा? उसमें आप दो लेंस को लगा दोगे ऐसा साथ में। राइट? तो ये चीज याद रखो, अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन किसका होता है? लेंस का होता है। मतलब एक से ज्यादा लेंस है, और सिंगल लेंस कैन बी इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ टू डिफरेंट प्रिज्म। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब ये है बाय कॉन्वेक्स। कौन है ये? अभी आपने बोल तो दिया, आपने बोल दिया कि लेंस कैन बी इमेजिन टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स, and convex lens can be imagined to be combination of two prism joined base to base। पर हमारे पास लेंस सिर्फ एक टाइप का थोड़ी होता है, ये भी होता है। ये कौन है? कॉनकेव। कौन सा कॉनकेव? बाय कॉनकेव। अब बाय कॉनकेव में दोनों सरफेस कौन है? कॉनकेव। वापस सेम आइडिया। ऐसा है, अगर दोनों सरफेसेस का रेडियस सेम हुआ,
तो इसी बाय कॉन्केव को बोलेंगे इक्वी कॉन्केव। इसको क्या बोला था? इक्वी कॉन्वेक्स। उसको क्या बोलेंगे? अब जैसे आपने बाइकॉन्वेक्स को इमेजिन किया एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म जॉइंड बेस टू बेस, वैसे ही आप बाइकॉन्केव को इमेजिन कर सकते हो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म जॉइंड वर्टेक्स टू वर्टेक्स। राइट? करेक्ट। इसका मतलब ये जो डिस्पर्शन फ्रॉम लेंस की बात कर रहे हैं दैट इज ट्रू, क्योंकि लेंस इटसेल्फ कैन बी इमेजिन्ड as a combination of two prism. If two prisms are joined base to base, then biconvex, vertex to vertex, then biconcave. यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो अभी अगले सेशन में हम डिराइव करेंगे। वेट वेट वेट, अगले लेक्चर में हम डिराइव करेंगे हाउ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट है इसको करेक्ट कैसे करना, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, दैट विल बी इन द नेक्स्ट सेशन। So that's it for today.